मॉर्निंग। आज से मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये क्लास मुग़ल काल के बाद की स्थिति को से जो भी कहानियाँ हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में है। अब देखिए, अब तक मैंने पॉलिटी के ढेर सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ लेक्चर भी दिए हैं, तो आप उनको जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है, मैं वो कंटिन्यू शुरू करूँगा और ये बहुत डिटेल क्लास होगी। मैं इसमें शुरुआत से हर चीज़ को समझाते हुए चलूँगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत औरंगजेब के मरने के बाद होती है। औरंगजेब तक, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जो काल है वो मुग़ल काल है, जो कि काफ़ी मुग़लों की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो मुग़ल काल है, वहाँ मुग़लों का पतन शुरू हो गया। इसीलिए इतिहासकारों ने औरंगजेब के बाद के जो काल को उत्तरवर्ती मुग़ल काल का नाम दिया। और अब सवाल है कि इस यानी 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो औरंगजेब के बाद मुग़लों का पतन क्यों हुआ। तो उसके कोई एक कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुग़लों के पतन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि इसमें सबसे पहला कारण था औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत लंबा समय दिया, धन बल ऊर्जा दक्षिण को विजय करने में लगा दिया। कुछ इतिहासकारों ने दक्षिण की विजय को, यानी सदर्न विक्ट्री ऑफ औरंगजेब को, औरंगजेब की कब्र भी कहा है। यानी कि उसने एक लंबा समय दक्षिण में बिता दिया वहाँ के विद्रोह को शांत करने के लिए। फिर धार्मिक नीति, आप जानते हैं कि धार्मिक रूप से औरंगजेब कितना कट्टर था। तो धार्मिक कट्टरता ने भी कहीं ना कहीं मुग़लों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि सिख, हिंदू, राजपूत जो भी थे, वो सब धीमे धीमे मुग़लों के विरुद्ध होते चले जा रहे थे। और दरबार के जो मंत्री थे, आमिर थे, उनके आपसी षड्यंत्र ने भी आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। और सबसे बड़ा मुग़लों को कमज़ोर करने वाला मुग़लों को कमज़ोर करने वाली जो घटना है, वो है नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली। इन दो आक्रमणों ने मुग़लों को जड़ से हिला दिया था, क्योंकि ये नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया तो मुग़लों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया और इससे मुग़लों की स्थिति जो है बहुत बुरी हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां आ चुकी थीं, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब आ चुके थे। और इनके आने से भी एक प्रकार की मुग़लों के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि अब जो मुग़ल साम्राज्य है उसे कोई एक चुनौती का सामना नहीं करना है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना है, जैसे ब्रिटिश का, फ्रांसीसियों का। तो वैसी स्थिति में अगर उत्तराधिकारी कमज़ोर हों तो इतनी सारी चुनौतियों को झेलना आसान नहीं है। तो अब जो सबसे बड़ा रीज़न एक और है, वो उत्तराधिकारी कमज़ोर होना। तो उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, वो इन सब चीज़ों को एक अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए और वो दरबार के षड्यंत्र में उलझ कर रह गए, जिससे मुग़लों का धीमे धीमे पतन शुरू हुआ। बाकी कृषकों का भी शोषण है, क्योंकि मुग़लों के समय में ही धीमे धीमे कृषकों का शोषण, क्यों देखिए, चूँकि मुग़ल अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी, आपको पता है। तो कृषकों को इतना शोषण हुआ कि धीमे धीमे कृषकों के मन में भी असंतोष पैदा हो गया। तो इन्हीं सब वजहों से धीमे धीमे मुग़लों का जो है हालत ख़राब होने लगा। अभी आप उनकी कृषि नीतियाँ भी कभी पढ़ाऊंगा, तो उनकी कृषि नीतियाँ भी धीमे धीमे असफल हो गईं। तो अब इन सब, और कृषि में उत्पादन भी कम होने लगा, तो इन सब से मुग़लों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन थोड़ा सा हम समझेंगे कि देखिए, ये जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया हूँ, ये मुग़लों के बाद का है। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती मुग़ल काल से पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तरवर्ती मुग़ल काल से ही अंग्रेज़ों का धीमे धीमे प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। देखिए, औरंगजेब ने मरने के बाद अपनी वसीयत अपने 3 पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श को बांट दिया था, यानी तीनों में बांट दिया था। और ध्यान रखिएगा कि उस समय जब औरंगजेब था तो पूरा मुग़ल साम्राज्य 21 प्रांतों में बटा हुआ था, आपको दिख रहा होगा। यानी पूरा मुग़ल साम्राज्य जो है 21 प्रांतों में बटा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि ये जो 21 प्रांत थे, इनको औरंगजेब ने मरने के बाद अपने पुत्रों में बांटा था। अब इसमें आप देखेंगे कि जो उसके पुत्र थे, उन्हें कौन कौन से प्रांत मिले, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको दिख रहा कि औरंगजेब के मरने के बाद, यानी मतलब औरंगजेब ने अपने समय से मरने के बाद, देखेंगे अपने समय में ही
अपने पुत्र मुअज्जम को काबुल की जिम्मेदारी दे दी थी, आजम को गुजरात की, काम बख्श को बीजापुर की। हालांकि ध्यान रखिएगा, प्री की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें काबुल उसके बड़े बेटे मुअज्जम को मिला, आजम को गुजरात मिला और काम बख्श को बीजापुर मिला। यही उसके 3 बेटे थे। अब इसके बाद जब वो मरा है तो इन तीनों बेटों के बीच में, यानी मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और इस उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ। मुअज्जम को ही बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, यानी बहादुर शाह प्रथम। अब आप देखिए कि बहादुर शाह प्रथम का समय क्या है, 1707 से 1712। बहादुर शाह जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसका जन्म 1643 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था। ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, वहीं पर इसका जन्म हुआ था और इसकी माँ का नाम नवाब बाई था। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे औरंगजेब की उस पत्नी का नाम जिसके याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की नकल का हूबहू एक इमारत बनवाई थी। आप औरंगजेब की उस पत्नी का नाम बताएंगे जिसके याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। हालांकि ये लोग मुग़ल थे तो कई शादियाँ करते थे। तो अब जैसे जो मुअज्जम था, इसकी माँ का नाम नवाब बाई था। मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ और इसी मुअज्जम ने जजाऊ के युद्ध में, आप कहेंगे सर ये जजाऊ कहाँ है, तो जान लीजिए जजाऊ जो है, जो लिख रहा है जजाऊ का, ये बड़ा फेमस है, ध्यान रखेंगे। जजाऊ जो है आगरा में है। जजाऊ कहाँ है? आगरा में। तो जजाऊ के युद्ध में औरंगजेब ने, औरंगजेब नहीं, जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने अपने तीनों भाइयों को हरा दिया और उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुआ। अब मुअज्जम को कभी कभी शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुअज्जम को हम लोग शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाह आलम प्रथम किससे कहा जाता है? मुअज्जम को। अभी शाह आलम सेकंड भी आएंगे, लेकिन ये जो मुअज्जम है जिसे हम शाह आलम प्रथम कहते हैं, ये बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। देखिए, आप ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किस औरंगजेब के बाद किस उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम विजय हुआ? तो वो जजाऊ के युद्ध में विजय हुआ था। जजाऊ आगरा के पास है, ध्यान रखेंगे। अब ये बहादुर शाह के नाम से शासक बना। बाकी इसका पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है अबुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली जानकारी के लिए आप ध्यान, हालांकि इतने लंबे नाम को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा भाई काम बख्श था, उसे भी बहादुर शाह यानी मुअज्जम ने यानी शाह आलम प्रथम ने बीजापुर के युद्ध में मार दिया। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो मेन बात यह है कि बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में शासक बना था। सर्वाधिक उम्र की आयु में बनने वाला यह मुगल शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने क्या किया कि इसने मरने के बाद, चूँकि आयु आप देख रहे हैं 65 ईयर्स की है, तो इतने एज में वो ऊर्जा नहीं रही होगी जो ऊर्जा कभी बाबर के में थी, जो औरंगजेब में थी। तो बहादुर शाह को पता था कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा आक्रामक होना उसके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए उसने औरंगजेब की नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और शांतिपूर्ण मैत्री नीति अपनाई, यानी कि उसने फ्रेंडली पॉलिसी को फॉलो किया। जैसे उसने, आप देखिए 1707 में उसने शाहू को, मुग़लों की जो मराठा शाहू थे उनको मुग़लों की कैद से रिहा कर दिया ताकि मराठों से संबंध अच्छे हो जाएं। गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता कर ली। आपको याद होगा औरंगजेब ने जहां गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, वहीं बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता की ताकि सिखों को थोड़ा शांत किया जाए। मारवाड़ के अजीत सिंह को शासक उसने स्वीकार कर लिया। आमेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था उनके बीच में राजपूतों में, उसने वहाँ पर हस्तक्षेप करके सवाई जयसिंह को शासक बना दिया। बुंदेल सरकार छत्रसाल, यानी बुंदेला सरकार छत्रसाल और सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता की नीति अपनाई, यानी जाटों के साथ भी उसने मित्रता की। तो ये सब जो आप देख रहे हैं कि ये बहादुर शाह की जो नीतियां हैं वो थोड़ा बहुत औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं थी। तो उसने कुछ फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई ताकि विरोध को शांत किया जाए। और ये सही भी है कि उस उम्र में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस या आक्रामकता नहीं दिखा सकता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहादुर शाह के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप ध्यान रखेंगे। बहादुर शाह वो पहला
मतलब पहला नहीं कह सकते, कि बहादुर शाह ने जो है राज दरबार में होली खेलने की प्रथा शुरू की और सती प्रथा पर रोक और सती प्रथा का समर्थन किया। आप देखेंगे उसने कहीं ना कहीं हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया। और हालांकि सती प्रथा एक बुराई थी, लेकिन उस समय हमारे हिंदू धर्म के लोग उसको एक मतलब रीति रिवाज मानते थे, तो उसने इसका समर्थन कर दिया। जबकि आप जानते हैं कि औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अब आप यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो होली का त्यौहार मनाता था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। लेकिन यहाँ बहादुर शाह ने भी वही काम शुरू किया, होली का त्यौहार मनाना शुरू किया, सती प्रथा का समर्थन कर दिया। बाकी ये जो है आप देखेंगे हाँ, लेकिन अब बहादुर शाह का जो सामना होता है सिख नेता बंदा बहादुर से, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद, चूँकि अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, आप जानते हैं, उनके मरने के बाद उनका जो शिष्य था बंदा बहादुर, वो जो है सिखों का नेता बना। लेकिन बंदा बहादुर जो है वो एक तरह से मुग़लों का विरोध करता था, तो उसने बहादुर शाह के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। हालांकि बहादुर शाह के समय में ही बंदा बहादुर ने 1710 में सरहिंद को जीत लिया था। तो बंदा बहादुर सीधा जो है मुग़लों के खिलाफ था। वो बहादुर शाह की फ्रेंडली नीति से वो खुश नहीं था, बल्कि वो उसके दिमाग में सिखों का वर्चस्व स्थापित करना था। क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब के समय से ही सिखों के संबंध मुग़लों से बिगड़ गए थे, या यूँ कहिए जहांगीर के समय से, क्योंकि जहांगीर ने भी सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और औरंगजेब ने भी सिख गुरु तेग की हत्या करवाई। तो कहीं ना कहीं ये संबंध पहले से बिगड़ चुके थे और उसको सुधारने का काम किया बहादुर शाह ने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद वो इस चीज़ को पूरी तरह से बना नहीं पाया और बंदा बहादुर ने सिखों का एक समूह लेकर के, यानी सेना लेकर के बहादुर शाह के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया और आप देख रहे हो सरहिंद को उसने जीत लिया। अब इसी बहादुर शाह के साथ बहादुर शाह के लिए इसी बंदा बहादुर के खिलाफ बहादुर शाह ने अभियान शुरू किया और 1712 में इसी अभियान के समय बहादुर शाह की मौत हो गई। यानी बहादुर शाह जो था वो बंदा बहादुर के लिए विरुद्ध अभियान शुरू किया, क्योंकि बंदा बहादुर शाह के लिए चुनौती बन गया था। तो अब उसे बंदा बहादुर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी बंदा बहादुर के विरुद्ध बहादुर शाह ने सैन्य अभियान यानी कि एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया और उसी अभियान में 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब देखिए भाग्य की विडंबना कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार के शुरू हो गए। जहांदार शाह, अजीमुशान, उसके कई पुत्र थे, तो उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार के शुरू हो गया और बहादुर शाह का शव 1 महीने तक बिना दफनाए पड़ा रहा। ये कई बार पूछा गया किस मुगल शासक का शव 1 महीने तक दफनाया नहीं गया था, सिर्फ उत्तराधिकार के युद्ध के कारण। तो वो बहादुर शाह था, क्योंकि उसके पुत्रों में इतना ज़्यादा साम्राज्य को लेकर के हासिल करने के लिए लालच था कि उन्होंने पिता की ये हालत कर दी कि 1 महीने तक उसके शव को बिना दफनाए रखना पड़ा और अंत में उसे दिल्ली में मोती मस्जिद में दफनाया गया था, जो कि मेहरौली में है। तो यहाँ पर ही ध्यान। और उसके बाद देखेंगे ये कुछ इतिहासकार जैसे सिडनी ओवेन है। सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा था कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। अच्छे शब्द इसलिए क्योंकि ये 65 साल की एज में शासक बना, तो इसने थोड़ा बहुत धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, कट्टरता को ख़त्म किया, राजपूतों से और सिखों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया ताकि लंबे समय तक शासन को चलाया जा सके। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बंदा बहादुर उसकी इस पॉलिसी के पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हुआ। वो सिखों से, वो मुग़लों से संबंध अच्छा नहीं रखना चाहता था, तो उसने विद्रोह किया और उसी विद्रोह के बाद बहादुर शाह को, बंदा बहादुर को नियंत्रित करने के लिए सैन्य अभियान करना पड़ा, जिससे बहादुर शाह की मौत हुई 1712 में। कहाँ हुई? लाहौर में। तो आपने देख लिया। यहाँ पे हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और साथ में ये जो लिखा हुआ है इससे आपको आसानी होगी। हाँ, अब कभी कभी पूछा जाता है कि शाह बेखबर किसे कहते हैं, तो बहादुर शाह को ही शाह बेखबर कहा जाता है। ठीक है, और ये शाह बेखबर इसलिए कहेगी क्योंकि 65 साल की
भाई 65 साल की उम्र है तो भाई अब वो इस समय कितना वो ज़्यादा अलर्ट होगा। तो इस एज में उसे शाहे बेखबर कहना एक तरह से उसकी लापरवाही को दिखाता है, मगर इतनी एज में इंसान औरंगजेब या बाबर की तरह से सजगता तत्परता नहीं दिखा सकता। अब कुछ इतिहासकार उसे स्वर्ग का निवासी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी बातों में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें बहादुर शाह ने जिसमें मुअज्जम यानी बहादुर शाह शासक घोषित हुआ, यानी जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध औरंगजेब के मरने के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि जजाऊ के युद्ध ने ही बहादुर शाह को शासक बनाया। और जजाऊ कहाँ है? आगरा में। फिर शाह आलम प्रथम किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं। फिर आपको ये भी ध्यान रखना कि बहादुर शाह ने जो अपनी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, उसकी मैत्रीपूर्ण नीति किसके किसके साथ थी जो आपको दिखा दिया। ये जानकारी के लिए, ताकि आपको आने वाले समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि अब प्रश्न के जो प्रकृति है वो व्याख्यात्मक होती चली जा रही है। क्या सही है, कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। अब आप देखेंगे उसने होली खेलने की शुरुआत की, सती प्रथा का समर्थन किया और बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान किया, जिसमें वो लाहौर में मारा गया। और ये वही मुग़ल बादशाह है जिसके शव को 1 महीने तक बिना दफनाए रखना पड़ा। और इसी बादशाह के संदर्भ में इतिहासकारों ने कहा था कि ये अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा बोला जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी आएंगे उनकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। और शाह बेखबर भी इसे कहते हैं। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि औरंगजेब के मरने के बाद की स्थिति क्या थी। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। और ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये एक डिटेल लेक्चर है, क्योंकि अब डिटेल लेक्चर को दिखाना लोग जल्दी पसंद नहीं करते, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। ये मेरा प्रयास जारी रहेगा और फिर मैं मिलूँगा। अब बहादुर शाह के बाद क्या हुआ ये मैं आपको फिर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।